कानों में कंगना है, प्रकाशन 1913 है। जो भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है अपने नोट्स में है, तो वहाँ से ध्यान में रखना, क्योंकि पूछेगा तो हो सकता है 1-2 जानकारी प्रकाशन से भी हो, या फिर किस पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई, कब हुई, ऐसे ही दे सकता है 1-2 ऑप्शन में। जैसे इस बार पूछ लिया था, प्राकृतिक दृश्यों का क्रम पूछ लिया था कि पहले कौन सा क्रम आता है, फिर कौन सा क्रम आता है। तो हो सकता है उसमें एक जानकारी प्रकाशन से रिलेटेड भी हो कि इसका प्रकाशन इतने वर्ष में हुआ, यह पहली बार इस पत्रिका में छपी। तो इस तरह की जानकारी अपने उस नोट्स में, यहाँ केवल कहानी है। कहानी है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, उसने उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, उसने होना चाहिए कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगनकारों को कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। भोरी का मतलब भोली। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। अब देखो किरण आप लिख लेना, कैरेक्टर भी पूछ सकता है कि किरण का स्वभाव कैसा है, जैसे गैंग्रीन कहानी से पूछा हुआ था। तो अभी किरण की बात हो रही है, पात्र का नाम आपको जरूर याद हो। किरण का कैरेक्टर कैसा है, इसका पति जो है उसका कैरेक्टर कैसा है, दोनों के कैरेक्टर से भी सवाल आ सकता है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करें। किरण अभी भोरी थी, दुनिया जिसे भोरी कहती है वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। भोरी है लेकिन कैसी भोरी है? वन के फूलों के जैसा, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे। अब जो हम क्यारी में फूल लगाते हैं या फिर गुलदस्ता में सजाते हैं, गमले में सजाते हैं, उसे तो काट छाट करके सीधा साधा करते हैं। कैंपस के ही जितने पौधे होते हैं आप देखते होंगे, बड़ी बड़ी कैंचियों से लेकर लोग उसको कतरते रहते हैं। तो उस पर भी मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था कि थोड़ा इधर उधर संभल के बढ़ना चाहिए, नहीं तो लोग बड़ी बड़ी कैंची लेकर के कुतरने के लिए तैयार रहते, काटने छाटने के लिए। लेकिन ये क्या है, जैसे जंगल में अनगढ़ पौधे उग जाते हैं, अपनी मर्जी से खिलते हैं, अपनी मर्जी से छितराते हैं, वैसी भोरी है ये। यानी इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, किरण के ऊपर। मेघों की धारा से बढ़े हैं, कोई पानी पटा करके इसको तैयार नहीं किया हुआ है। गमले के पौधे को तो हम पानी से ही तैयार करते हैं, लेकिन यह ऐसा फूल का पौधा है जो नेचुरल वाटर से खिला। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। अब चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, इसको अंडरलाइन कर लेना, चटुल दृष्टि क्या है? इन्हें पाती नहीं। जगत जगत वायु इन्हें छूती नहीं। जगत वायु, जगत वायु का मतलब है जैसे कोई गांव की लड़की शहर आ गई तो कहते हैं ना, और शहर से जींस पैंट पहनकर गांव चली जाए, तो लोग कहने लगेंगे देखो इसको शहर की हवा लग गई, फटाक से कहेंगे उसको। लड़के को तो कहते ही हैं, लड़कियों को भी कहते हैं। तो यही है जगत वायु, दुनिया की हवा, दिन दुनिया की हवा जिसे हम कहते हैं, उससे वंचित है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं, नेचुरल पानी से खिली हुई है। उसके बाद चटुल दृष्टि इन्हें भाती नहीं है, जगत वायु इन्हें छूती नहीं है। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। तो उस फूल से इसके भोलेपन की तुलना की जा रही है, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, अपने आप स्वतंत्र रूप से खिलता है
और अपनी पूरी आयु जीकर स्वतः सूख कर झड़ जाता। यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि किरण का स्वभाव, किरण का व्यक्तित्व या किरण का भोलापन कैसा है। आकाश स्वच्छ था। अब देखो यही सब पूछा हुआ है, तो ऊपर जितना आया है देखो यहीं से पूछ लेगा, इसको तो आप अंडरलाइन कर ही लेना, क्योंकि ये प्राकृतिक दृश्य चीजों से किरण के भोलेपन की तुलना हो रही है। तो वो कैसी है, तो एक एक करके लिख लेना। दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, इससे हम पीछे चलते हैं थोड़ा। जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वो नहीं है। ये वन के फूल ऐसे नहीं होते हैं। ये गमले के फूल की बात हो रही है, लेकिन वन के फूल ऐसे नहीं होते हैं। और किरण जो है वह वन के फूल के जैसी है। वन के फूल कैसे होते हैं, देखो, प्रकृति के हाथों लगे हैं। पहला कथन ये लिखेंगे, तो एक लाइन में ये लिखो, मेघों की धारा से बढ़े हैं। दूसरा या दूसरी लाइन, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। तीसरी लाइन, तीसरा संवाद, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। ये पांचवी लाइन है। इन पांचों को लिख करके कहेगा कि क्रम से लगाओ। पक्का सवाल आना चाहिए, यहां से मैं बनाऊंगा इससे सवाल। तो आप याद रखना, मैं भी लिख लेता हूं। प्रकृति के हाथों लगे हैं, पहला कथन है प्रकृति के हाथों लगे हैं। दूसरा, मेघों की धारा से बढ़े हैं। मेघों की धारा से बढ़े हैं। तीसरा, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। चौथा, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। जगत वायु इन्हें छूती नहीं। पांचवा, यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। पांच है, पांचों कथन को मिक्स करके आगे पीछे करके कहेगा कि आप अरेंज करो कि किस क्रम से यह लिखा हुआ है। अच्छा सवाल बनेगा इससे। किरण का व्यक्तित्व है ये। किरण का भोरापन हम लिख लेते हैं। भोरापन, सभी कथन को एक साथ अंडरलाइन करके बगल में हम किरण का भोरापन लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहां से हमारा इस कहानी से कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से भी देखेंगे, आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। अब देखो जितने भी छोटे छोटे वाक्य है ना, ये कथन भी है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। अब ये पांच हैं, यहाँ भी पांच कथन है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, साफ है, नील उदार सुंदर, और उदार और सुंदर लग रहे हैं। तो एक कथन ये हो जाएगा। उसके बाद है पत्ते शांत थे, दूसरा कथन। संध्या हो चली थी, तीसरा कथन। सुनहरे किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, चौथा कथन। यह भी चार कथन ही हैं। इसको भी लिख लेते हैं। आकाश स्वच्छ था, स्वच्छ था, नील उदार और सुंदर, सुंदर। दूसरा,
पत्ते शांत थे, पत्ते शांत थे, पत्ते शांत थे। तीसरा, संध्या हो चली थी, संध्या हो चली थी। संध्या को बदल के कुछ सवेरा भी लिख देगा, दोपहर भी लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, से देख रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। पतली किरण, पतली दुबली चिंता से पतली हो गई है। तो ध्यान में रखना, किरण का अंतिम जो दृश्य है वह कैसा, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी, मैं क्या बता सकूं। जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ाखड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। या तो आकाश में तारे को देखो या उसकी आंखों को देखो। आंख से, तारे से। सर, ये जो सर हाँ ये जो इसमें लिखा है ना कि इसे जोहाती थी, मैं क्या बता सकूं, हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बना है कि जो इसमें इसे जोहाती थी में जो जोहाती है उसका अर्थ पूछ रखा है सर। जो होती जो तो होती जो होती, हाँ सर, मेरे को तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मैं बिना चश्मे के देख मतलब रही हूँ ना उसे। तो उसने, जो होती का मतलब था इंतजार। हाँ जो होती वाट जोना होता है ना। हाँ, तो ये पूछा हुआ है सर क्वेश्चन में ना। अच्छा अच्छा, कब पूछा है, नेट के हाँ है। हाँ, नेट के पेपर में ही पूछा है सर ये। हाँ तो याद रखना, जो होती देखो, जोना हाँ वाट जोना का मतलब होता है हाँ। इंतजार करना। तो जो होती मैंने उस समय इसको नोट किया था ना, तो इंतजार आप लोग भी कर लीजिए, तब बता रही हूँ। हाँ तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ज्योति कह रही है तो ज्योति का मतलब होता है इंतजार करना। एक ही बात थी, आंखों को देखो या तारे को देखो या आंखों को देखो, एक ही बात है। यानी किरण की आंखें तारों के समान है। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं। झिलमिल होना चाहिए, तो यहाँ झिकमिक लिखा है, को बार बार देखते हैं। लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंत लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उड़ती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने, ठीक है क्या है, जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर, गोपियों के सर के, माखन चुराने वाले, जब माखन चुराने वाले ने, हाँ, गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे वसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़ पड़े। अब देखो यहाँ से दो, एक बात तो अच्छी है कि माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला। अब ये कीला क्या है, तो दिल के भी तो दरवाजे होते हैं ना, दिल के भी दरवाजे होते हैं, दिल के भी अपने घर होते हैं, कीले होते हैं। कीले तोड़ने का मतलब है कि उसके दिलों में जगह बना लेना। तो ये आप ध्यान में रखना कि
तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डालना का मतलब क्या है? यहाँ नूरजहां अपने आंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां को मोह लेती है। वैसे भी दुपट्टा पे बहुत सारे गाने बने हैं, तो कोई लड़की दुपट्टा लहरा कर चले या बाहें फैलाकर बाइक पर, स्कूटी पर पीछे बैठकर चले तो वह अद्भुत दृश्य है। कोई भी देखकर उस दृश्य को मोहित हो सकता है। तो फिर किरण के इस रूप को देखकर वही लिखा है कि यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़ पड़े। उसकी भंगिमा भी वैसी है। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोड़े से अंचल भर लाती, कभी मौलसरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़े। अब ये मुझे भी नहीं पता कि क्या है ये। वह बनैली लता, बनैली कोई फूल या पता नहीं क्या है। करनैल तो हम लोग जानते हैं, बनैली लता किसका है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ती है। तो 3 बातें हैं यहाँ पे जो हम चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। एक है आम के टिकोड़े को चुनना, दूसरा मौलसरी के फूलों को चुनकर उसका माला बनाना, और तीसरा बनैली लता मंदार माला से कहीं मनोरम दिख पड़ना। इन तीनों को आप अंडरलाइन जरूर कर लेना। मौलसरी के फूलों से माला हम लोग भी बनाते थे, अच्छा बनता। गर्मी में तो मौलसरी के पेड़ के नीचे ही सोते थे और जब सुबह उठते थे तो चबूतरा एकदम श्वेत पुष्पों से पटा रहता था। अरे वही पारिजात भी बोलते हैं ना उसे? बनैली को पारिजात बोलते हैं? ये जो मौलसरी बोल रहे हैं आप, मौलसरी? नहीं, मौलसरी अलग है, पारिजात अलग है। मौलसरी अच्छा। बरगद की तरह घना होता है, बड़ा होता है। अच्छा, पारिजात भी छोटे छोटे होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट से फूल? हाँ, अच्छा, मौलसरी अलग है। ठीक। मौलसरी अलग है। मौलसरी का पेड़ बहुत बड़ा, बहुत घना होता है और फूल बड़े प्यारे होते हैं उसके। तो ये याद रखेंगे। कौन जानता था कि चाल से उछाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन ने होना चाहिए, कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। अब यह कथन भी अच्छा है, इसको अंडरलाइन कर लेना। किस कहानी का कथन है पूछ सकता है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी। अच्छा कथन है, इसको आप लिखो, मैं लिख रहा हूँ। मैं पूछूंगा किस कहानी का कथन है। जैसे मान लो पूछ लूंगा कहानी के बारे में कौन सा कथन सही है। 5 स्टेटमेंट होगा और पांचों के सामने कहानी का नाम लिखा होगा। तो हो सकता है इस कथन के आगे मैं कोई और कहानी का नाम लिख लूँ, तो कम से कम आपको इतनी जानकारी हो कि नहीं यह कथन कानों में कंगना से है, एक टोकरी भर मिट्टी से नहीं है। अब देखो, एक टोकरी भर मिट्टी से याद आया, मुझे लगता है इससे पहले वही कहानी थी, लेकिन हम यहाँ पे आ गए। लेकिन कोई नहीं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में, कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर, घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। नचा देने वाली शक्ति भरी।
शक्ति भरी। अच्छा कथन है, हमें याद हो, किसी करेक्टर का नहीं है, कहानीकार अपनी तरफ से बात कह रहे हैं। लिखना तो मुझे इसमें से भी है, लेकिन बाद में लिखूंगा, जब सवाल बनाऊंगा तो एक बार खोलूंगा इसको। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे। सर एक बात बोलनी थी। हाँ सर एक बात कहनी थी। हाँ हाँ ये बनेली लता मंदार माला, ये हाँ, बैजंती माला वाली बात तो नहीं चल रही है ना? वही तो कह रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बनैली लता बैजंती माला और कृष्ण जी का ये जो प्रसंग बात मतलब आया है, हाँ तो ये बैजंती माला और ये कृष्ण जी से संबंधित ही हुआ ना। हाँ हाँ बनेली, हाँ, बनेली को हम बैजंती से जोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट हम गूगल एक बार सर्च करेंगे, मैं देखता हूँ बनैली क्या होता है, देख ही लेते हैं। बनैली क्या है? बनैली लता, बनैली, बनैली का अर्थ लिखा तो है, जंगली वन में रहने वाला या वन्य होता है, जंगली पशुओं या प्राकृतिक से संबंधित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया। जंगली, बनैली लता का मतलब जंगली पौधा या लता है, ऐसे लिखा हुआ। ओके सर। हाँ, बनैली यही लिखा है, जंगली ही लिखा है। बनैला भी कहते हैं इसको, मुख्य अर्थ रूप में जंगली वन में रहने वाला। लता देख लेता हूँ, अच्छा। बनैली लता, बनैली लता। अब देखो बनैली लता डाला है तो सीधा कहानी आ गई है, कानों में कंगना। और लिखा है क्या, किरण अभी भो रही थी। अच्छा, कहानी पूरी शुरू हो रही है, इसका मतलब बाकी लोगों ने भी इसे सर्च किया। बेल पतला एक अप्सरा या आकाशीय अप्सरा होता है। तो ये सारे हैं, कई सारे मीनिंग दे रखे हैं इसके, लेकिन कोई नहीं, हम अपनी कहानी पे लौटते हैं, देख लेंगे। मुंह से अचानक निकल आया, खलबली थी क्या है कहानी में। मैं झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, मैंने फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा, पर जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी, यह भीतर तक बैठ गई। इस कथन को भी लिखना है, क्योंकि क्रम पूछ लेता है ना, तो हम कथन तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन क्रम में हम मात खा जाएंगे। तो आप लिख लो, जिस तरह से हम लिखते चल रहे हैं उसी तरह से आप क्रम बाय क्रम लिखते चलना कि कौन सा कथन है। तो कथन है, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी, यह भीतर तक किरण छोड़ देगा। अगर रहेगा तो अच्छी बात है, हमें वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन हम किरण को नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा लिख रहे हैं आज की यह घटना, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक, मुझे मरते दम तक न भूलेगी, भूलेगी, यह भीतर तक बैठ गई, यह भीतर तक बैठ गई, यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई, और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी, मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया, प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था, यानी जान नहीं निकली उस समय, यह आश्चर्य। अरे मर जाना चाहिए था उस समय, जान मेरी क्यों नहीं निकली उसी समय। तो एक कैरेक्टर यहाँ पे भी है, मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया, योगेश्वर का नाम लिखना है। तो पहला जो भाग है इस कहानी का, वह कहानी का अंतिम दृश्य है। तो देखो लेखक ऐसे भी लिखते, कई बार फिल्म की शुरुआत भी फिल्म के अंतिम दृश्य से होती है, फिर पूरी कहानी क्लाइमेक्स में चलती है।
जैसे अभी सूबेदार मूवी आई है अमेज़न प्राइम पे, तो सूबेदार मूवी की शुरुआत ही उसके अंतिम सीन से होती है। क्लाइमेक्स में पूरा फ़िल्म चलता है, या पूरी फ़िल्म चलती है फिर। शुरुआत होती है एक ट्रैक्टर पर कुछ आदमी बंदूक हाथ में लिए मुँह ढके चले जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैक्टर पंचर हो जाता है। फिर एक टीले से एक आदमी ऐसे ही चादर मुँह पर लपेटे हुए हाथ में बंदूक लिए हुए आवाज़ देता है, क्या हुआ? तो ट्रैक्टर से कोई बोलता है पंचर। उसके बाद पूरा दृश्य बदल जाता है। फिर कहानी शुरू होती है अलग, और फिर अंत में जाकर पता चलता है कि वह जो ट्रैक्टर आ रहा था उस पर कौन-कौन लोग बैठे हुए हैं। जो लोग बैठकर हाथ में बंदूक लेकर आ रहे हैं वो लोग कौन हैं? अंत में भेद खुलता है। तो इस कहानी की शुरुआत भी अंतिम दृश्य से हो रही है, किरण के अंतिम सीन से, जहाँ पे वो मरने वाली है। तो ध्यान में रखना कि पहला चूँकि खंड में बाँट दिया है ना, तो कई बार उसका दिमाग भटक जाएगा, तो ऐसे भी पूछ लेगा कि बताइए पहले खंड में कौन-सा किस बात की चर्चा है, दूसरे खंड में किसका वर्णन है, तीसरे खंड में किसका वर्णन है, 3-4 खंड तो है ही। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले खंड में किरण के जीवन के अंतिम क्षण का वर्णन है। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा खंड पढ़ते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरी चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। निवारने, देखो घड़ी निवारने के लिए यानी कुछ समय बिताने के लिए। तो जैसे वहां जोना से पूछ लिया तो निवारने से भी पूछ लेगा कि घड़ी निवारने का मतलब क्या है। घड़ी देखना, समय पूछना, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ घड़ी निवारने का मतलब है घड़ी बिताने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए देवलोक से देव भी धरती पर आ जाते थे। ऐसा वैभव था इस पृथ्वी पर पहले। तो जितने भी देव लोग अवतरित हुए हैं वो तो इसी धरती पर हुए ना, उनके लिए तो बीच में कोई क्षोभ मंडल देव मंडल तो है नहीं, सब इसी धरती पर अवतरित हुए। इसका मतलब कि उन्हें आना पड़ा है यहाँ। लेकिन आज तो सारे देवता पलायन कर गए, अधर्म ही अधर्म है सभी जगह। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यही बहुत अति हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई देव आएगा, और शायद आ भी गया हो, जन्म भी ले लिया हो, क्योंकि हर किसी को आने में, आते ही तो लड़ने नहीं लगता, 15-20 साल तो लगता है उसको बड़ा होने में। कृष्ण जी आए थे तो बचपन से ही राक्षसों को मारना, कंस को मारना शुरू नहीं कर दिए थे, और धीरे धीरे निपटा रहे थे। अलग बात है कंस को जाकर अंतिम समय में मारते हैं। तो हो सकता है अवतरित भी ले लिए हों, पल रहे होंगे कहीं ना कहीं। अचानक से कोई नायक हमारे सामने उभर कर आएगा और देश को इस त्राहिमाम से मुक्ति दिला देगा। फिर वह भी देवता के रूप में याद किए जाएंगे, नायक के रूप में याद किए जाएंगे, लोक नायक, जन नायक, जो भी आप कह लो, तो वो होगा। तो अच्छा है, बहुत सारी चीजें जब बहुत अति हो जाती हैं तो फिर उसका निवारण होता है। तो देव ऐसे ही आते रहे, इसी लोक पर आए हैं। रावण का अत्याचार बढ़ा, राम जी ने अवतार लिया। कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण जी ने अवतार लिया। सारे देवताओं ने ऐसे ही किसी न किसी दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने के लिए अवतार लिया। तो देवता भी उतर आते थे। तो घड़ी निवारने आप लिख लेना कहीं बगल में। घड़ी निवारने का मतलब होता है समय बिताने के लिए। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदनोवन का सानी कहीं वन भी था, कहीं वन भी था,
कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है? कदम, अब ये कदम्ब है कि कदम है नहीं पता चल रहा है। कदम्ब होना चाहिए कि कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। तो कदम के लिए तो जाना पड़ेगा वृंदावन, जहाँ कृष्ण जी है, मथुरा। या कदम का पेड़ अगर माँ होता है यमुना तीरे, मैं भी उस पर, तो कदम पर झूलने की इच्छा तो कृष्ण जी भी जता रहे हैं। तो यहाँ कदम, कदम का मतलब कदम्ब ही होना चाहिए। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है? हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। कितने महीने तक ठगी रही? अब इसको अंडरलाइन करें। शत दिव्यांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। अब देखो, ये हम यहाँ से ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। कितने महीने तक ठगी रही? 6 महीने तक। मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखना आप। प्रकृति तथा रजनी है ना, लिख लेता हूं, प्रकृति तथा रजनी 6 महीनों तक ठगी। ठीक। हालांकि इसमें भी कई प्राकृतिक दृश्य ऐसे हैं जिसको हम क्रम से याद कर सकते हैं। ध्यान में रखना, दूसरा दृश्य प्राकृतिक दृश्य से संबंधित। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। अब समय बदल गया है। उस समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण दूसरे खंड में वन का, सुंदर वन का भी दृश्य है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भावसागर की जल तरंगों पर थीर होना कब संभव है? इसमें भी कुछ बातें हैं जो नोट करने लायक। क्या क्या हुआ? तो ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। कृष्ण गोलोक से उतरकर यहाँ पे आकर बंशी बजाने लगे। अब वह समय नहीं रहा। कैसा समय नहीं रहा कि कृष्ण अपनी दुनिया से यहाँ पे आकर गोलोक से भूलोक पर आकर बंसी बजाने लगे। राम जी जो है वह कुटीर देखकर थोड़ी देर वहां ठहर जाएं। ऐसे मुनीष भी नहीं रहे जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यानी धर्मराज हैं युधिष्ठिर, उनको भी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। यानी जो धर्म में पारंगत है उनको भी धर्म सीखने की जरूरत है, उनको भी धर्म की शिक्षा देते हैं मुनीष। तो देखो, धर्म धुरंधर की, धर्मराज की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई, राम की बात हो गई। तो राम, कृष्ण और धर्मराज आप ऐसे क्रम से लिख लो, किस किस की बात हो रही है। पहले कृष्ण की बात हो रही है, फिर उसके बाद राम की बात हो रही है, फिर धर्मराज की बात हो रही है, या फिर मुनीष की बात हो रही है। ऐसे मुनीष भी नहीं है जो धर्मराज जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म की शिक्षा दे सके। यानी मुनियों का भी अभाव है। लेकिन कह रहे हैं कि इतना भी अंधेर नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। लेकिन वही है कि है तो दुनिया अभी उसे नहीं पहचान पा रही। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो लोग पहचान ही जाएंगे। तो उसी की चर्चा हो रही है। लिखा है
यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? जगन माया के प्रभाव से कब तक बचे रहेंगे? कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? अब देखो, समुद्र के तरंगों का स्थिर होना संभव नहीं है। जब समुद्र को तो छोड़ दो, आप तालाब के किनारे ही बैठ जाओ और देखो, एक घड़ी के लिए भी तालाब का पानी स्थिर नहीं रहता है, वो चलता ही रहता है, तरंगे उठती ही रहती है। और समुद्र में तो खैर मैं समुद्र की यात्रा कर चुका हूँ, तो उसमें भयंकर लहरें उठती है। पानी जो है बहुत ऊपर तक आता है, फिर नीचे जाता है, डमाडोल होता रहता है पानी। समुद्र के बीच में जाकर के आप देखना कितना भयंकर, अगर उसमें आदमी कोई गिर जाए तो सामान्य अप डाउन में ही वो डूब करके मर जाएगा। इतना भयंकर उसमें तरंगे उठती है, इतनी भयंकर, तो वो स्थिर नहीं रह सकती। होना कब संभव है? एक पैराग्राफ और इस पेज को करेंगे। लिखा है, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। अब इसको अंडरलाइन करेंगे। कहाँ पे है सुंदर वन? ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश ही है। अब देखो, यहाँ जो हम ऋतिक रोशन लिखते हैं शॉर्ट में तो एस साइलेंट रहता है, हिंदी ने साइलेंट नहीं किया, हॉल लगा ही दिया है, लेकिन ऋषिकेश ही। तो आप ऋषिकेश लिख लो या ऋषिकेश लिख लो, जैसे लिखना है वैसे लिख लो। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। तो दूसरे खंड में सुंदर वन की चर्चा है, ऐसे आप याद रखना। पहले खंड में किरण के अंतिम दृश्य का वर्णन है, दूसरे खंड में ऋषिकेश के सुंदर वन का वर्णन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है वह। तो ऋषिकेश, अब पता नहीं कैसे लिखेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश या तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो। ऋषिकेश के पास सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास कुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। अब देखो कितना बढ़िया लिखा है। वह वन तो है, लेकिन वह वन कैसा है? तो पूछ लेगा, ऋषिकेश के पास जो सुंदर वन है वह कैसा है? तो वह विलास वन नहीं है। आप शॉर्ट में याद रखना, वह भोग विलास, या दिल्ली में ही ऐसे कई पार्क है ना जहां आप जा नहीं सकते, चले भी गए तो आप रास्ता छोड़कर इधर उधर देख नहीं सकते, इतना गंद मचा करके लोग रखते हैं। परिवार के साथ आप पार्क में नहीं टहल सकते। तो वन के भी कई रूप हैं। तो यह विलास कुंज नहीं है। कैसा कुंज है? चित्रकूट या पंचवटी के जैसा। तो हमें याद रखना है कि यह जो सुंदर वन है ऋषिकेश के पास, वह वन कैसा है? तो शॉर्ट में लिख लो, प्रमोद के विलास कुंजों जैसा नहीं। इसमें विलास कुंजों जैसा नहीं, विलास कुंज जैसा नहीं है, नहीं है। चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती। ये सब तो विलास वन में होता है ना, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुंचाती है और कभी जीवन जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। अब देखो यह इसका प्रभाव कैसा है। तो वन का स्वभाव भी लिखा है और उसका प्रभाव भी लिखा है। तो याद रखना, प्रभाव में नहीं लिख रहा हूं कि कैसा है इसका प्रभाव। गंगा की
अनंत गरिमा, वन की निवीर योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। ये कहाँ मिलेगा, किस वन में मिलेगा? कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। वहां जाने के बाद पता नहीं मन क्या चाहता है, ये लेखक है। अब है आगे, इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। अब यहाँ पे योगीश्वर रहते थे तो आपको पता ही रहेगा, इतना छोड़ देते हैं इसको। योगीश्वर योगीश्वर ही थे, योगीश्वर योगीश्वर ही थे। अब इसका क्या मतलब है? इसी वन में एक कुटीर बनाकर योगीश्वर रहते थे, योगीश्वर योगीश्वर ही थे, इससे क्या तात्पर्य है? यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। योगीश्वर योगीश्वर ही थे का मतलब है योगी की तरह वन में ही रहते थे। जैसे आप जंगल के बहुत भीतर चले जाओ जहाँ पे माओवादी रहते हैं, माओवादियों को नहीं पता है कि जंगल के बाहर की दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, बतियाते हैं। उसका जो सरगना होता है, सरदार होता है, वही बाहर आता है, सामान लेकर अंदर जाता है। बाकी जो जंगल के भीतर रहते हैं वो लोग बाहर नहीं आते, कभी बाहर नहीं आते, उसी दुनिया में है और इस खुशफहमी में है कि एक दिन मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, वह जंगल में बैठकर यह सपना देख रहा है कि एक दिन मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज करूंगा। तो ये वैसे योगीश्वर हैं, मूल रूप से जंगल का प्राणी है, जिसको बाहरी दुनिया से कोई अता पता नहीं, बाहरी दुनिया का कोई कुछ अता पता नहीं। तो वही लिखा, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते हैं, इसी लोक पर रहते हैं, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। लेकिन इस लोक के जीव नहीं थे, उनकी चित्त वृत्ति सरस्वती के चरणों में थी या ब्रह्म लोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक ना।